प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज एक बहुत ही अहम केस की समाअत होना थी 63A के मामले पर। नजर सानी अपील, ये 2.5 साल के बाद बेंच बना। आज 11:30 बजे इसकी समाअत होना थी, लेकिन 5 रुकनी बेंच में से एक जज आज सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में नहीं पहुंचे। 4 जजेस आए आधे घंटे की ताखीर से, यानी 12 बजे के करीब, 12 बजने में कोई 3 मिनट बाकी थे। 4 जजेस आए, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल नहीं थे। चीफ जस्टिस कादिर फायसल साहब की सरबराही में ये बेंच आज तश्कील दिया गया था। कादिर फायसल साहब ने वजाहत की और बताया कि इस समाअत के आगाज़ से पहले उन्होंने कहा कि एक ख़त लिखा गया है जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से, और उस ख़त में कहा गया है कि मुझे मैं रिक्यूज़ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बेंच में अभी इस वक्त ये इस समाअत का हिस्सा नहीं बन सकता। क्यों, उन्होंने क्या कहा है, ये तो मैं इसका कंटेंट आपके साथ शेयर कर लेता हूं और फिर इससे बहुत जो कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो उठते हैं। देखिए, जैसे मुनीब अख्तर साहब ने जो ख़त लिखा है उसमें वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस का ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से उठाए गए इशूज़ का जवाब देने के बजाय स्मीयर कैंपेन के साथ साथ खुद सताइशी की कोशिश है। बदकिस्मती है कि चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से उजागर करदा आईनी इशूज़ का जवाब देने के बजाय खुद को इस अंदाज में पेश किया, यानी ख़त का जवाब उन्होंने जो दिया उस पर भी एतराज़ उठा रहे हैं जस्टिस मुनीब अख्तर। फिर वो कहते हैं कि अगरचे कमेटी के इजलास 17 अक्टूबर 2023 से पहले से हो रहे थे, ताहम 63A के मामले पर बेंच की तश्कील का मामला अचानक 18 जुलाई 2024 को होने वाले इजलास के एजेंडे पर नमूदार हुआ। खत में लिखा गया है कि अगरचे 18 जुलाई के इजलास में मामले पर कोई बेंच नहीं बना था, ताहम चीफ जस्टिस ने अक़लियती राय देते हुए सीनियर प्यूनियर जज की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तजवीज़ किया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा कि अब न जाने किन वजूहात की बिना पर चीफ जस्टिस ने 63A केस के बेंच की सरबराही खुद संभाल ली है। खत में लिखा गया है कि जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल, जो एडहॉक जज हैं, की 63A नजर सानी बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के बरखिलाफ दिखाई देती है। इस खत में यह भी कहा गया है कि नई कमेटी की जानिब से बनाए गए इस मखसूस बेंच के मामले को मजमूई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ज़ेर गौर लाने की ज़रूरत है, इसलिए इस वक्त मैं बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। उन्होंने कहा यह कोई रिक्यूज़ल नहीं है और मेरे बेंच में ना बैठने के इक़दाम की गलत तशरीह न की जाए और इस नोट को केस की फाइल का हिस्सा बनाया जाए। बाज़ चीफ जस्टिस जब अदालत में ये ख़त पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि इसको इस केस का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, और फिर उन्होंने कहा कि रिक्यूज़ल का भी तरीका ये होता है कि आप कोर्ट में आकर रिक्यूज़ करते हैं। एक बात जिससे मैं आगाज़ करना चाहूँगा गुफ्तगू का, वो ये है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर उनको मनाने की कोशिश करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बेंच कल की समाअत में वो शिरकत करें, और अगर ऐसा वो नहीं करते तो फिर हम नया बेंच तश्कील दे देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुमकिन है। हमारे साथ मुनीर मलिक साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया मुनीर मलिक साहब, खुश आमदीद। हमारे साथ शैला रजा साहबा मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा। बहुत शुक्रिया शैला साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी इश्तियाक खान साहब हमारे साथ मौजूद है, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। मुनीर मलिक साहब, सर, चीफ जस्टिस साहब ने आज जो ये फरमाया कि जस्टिस मुनीब अख्तर, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस बेंच का हिस्सा बने कल की समाअत के लिए, लेकिन अगर ऐसा वो नहीं करते तो फिर हम नया बेंच तश्कील दे देंगे। क्या आपके ख्याल में एक जज के रिक्यूज़ किए बगैर नया बेंच तश्कील देना मुमकिन है, और ख़ास तौर पर जब ये रिव्यू सुना जा रहा हो और ख़ास तौर पर वो जज जो हैं वो ऑथर जज भी हों ओरिजिनल जजमेंट के? देखें, सबसे पहले मैं जस्टिस मुनीब अख्तर का बहुत एहतराम करता हूं। मेरे ख्याल से ही इज वन ऑफ द मोस्ट लर्नड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। आपने जो मुझे कहा है कि उन्होंने रिक्यूज नहीं किया जी, के, लेकिन बेंच पे वो नहीं बैठेंगे जी, इसमें थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। या तो आप रिक्यूज करें या आप ये कहें कि मैं इस बेंच पे नहीं बैठूंगा। उसका एंड रिजल्ट ये है कि एक नया बेंच बनेगा। जी, ठीक है जी। जी। अब जस्टिस मुनीब अख्तर के बड़े वेटी और बड़े मतलब मुनीब अख्तर इज ब्रिलियंट जी। तो मैंने ये, आपने मुझे सुनाया है कि उन्होंने ये कहा है जी। वजूहात होंगी,
इसके बाद फायजी साहब क्या करते हैं ये देखना पड़ेगा। जी सर, उन्होंने जो वजह बयान किया वो कह रहे हैं कि ये जो बेंच तश्कील दिया गया है ये ऑर्डिनेंस जो आया है अमेंडमेंट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, उस पर बहस किए बगैर ये एक नई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और बेसिकली उनके खत से जाहिर होता है कि शायद उस कमेटी को नहीं मानते हैं। ये तो फिर हम चले गए माजी में। जी, आपको याद है जब ये आया था एक्ट, जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, तो उसको उमर बंदियाल साहब ने स्टे कर दिया था। याद है आपको? जी, ठीक है। उसके बाद बेंचें बनती रही। जी, उसके अंदर डिसेंट था मंसूर अली शाह साहब का, जी, कि जब तक इस बात पे फैसला नहीं होता कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब तक इसकी शुनीद ना हो। जी, गालिबन मुनीब अख्तर साहब का भी यही ऑब्जेक्शन है कि ये ऑर्डिनेंस है, जब तक इस ऑर्डिनेंस की आईनी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी डिसाइड नहीं होती, जी, मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा। जी, ठीक है। जी हाँ, इसमें मुनीब साहब का और मंसूर अली शाह का मुश्तरका स्टैंड है। जी, उस केस में मंसूर अली शाह साहब डिसेंट में थे, और उसमें आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने मलिक साहब किसी भी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं ऑफिस वर्क करूंगा जब तक कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है वो अदालती मामला को ना चलाया जाएगा। और कई महीने तक वो फिर लाताल्लुक रहे तुम बेंचेस से। लेकिन वो कोई जुडिशियल मतलब बेंच में वो कोई उन्होंने अपने एक जुडिशियल फैसला नहीं। ठीक है जी। अब अल्लाह करे कि मुनीब साहब जो है, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, देखो सुप्रीम कोर्ट में हार जीत होती रहती है जी, मेजॉरिटी बनती रहती है, कभी आज इसकी होती है कल उसकी होती है, लेकिन अल्लाह ये ना करे कि ये वक्त देखना पड़े कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ये बोले कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है जी। अगर वो ये कहते हैं तो आप और मैं कहाँ जाएंगे जी। फिर देयर इज नो एंड टू इट। बिल्कुल सही है। तो मलिक साहब फिर ये फरमाइए कि अब आपके ख्याल में चीफ जस्टिस साहब अगर ये कदम उठाते हैं कि वो नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं कल, तो क्या ये सही होगा मौजूदा हालात में? नहीं, सबसे पहले तो आज बेंच जो मैं समझता हूँ जो आपने मुझे तशरीह की है, अल्लाह की कसम मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है, फैसला के आपने ये कहा है कि उन्होंने बोला कि मैं ना बेंच से रिक्यूज कर रहा हूँ जी, जो आपने शुरू में कहा जी, ठीक है जी, ना मैं केस से रिक्यूज कर रहा हूँ जी, ठीक है जी। तो बेंच तो है, आप फर्ज करें एक 5 मेंबर बेंच बनती है जी। एक शख्स बोलता है कि मैं बेंच से रिक्यूज कर रहा हूं, रिक्यूजल से बेंच टूटती नहीं है जी, ठीक है जी। तो मैं तो समझता हूं कि नए बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है।
सर लेकिन 5 मेंबर्स बेंच था जिसने ओरिजिनल ये जजमेंट दी थी। आपके ख्याल में अगर ये अगर रिक्यूज करते हैं ये आपका ये आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि वो फैसला था 5 मेंबर बेंच। जी। अब अगर एक आदमी अपने आप को रिक्यूज करता है तो बेंच टूट जाती है जी। तो वो खाली 4 मेंबर बेंच रहती है। जी। ठीक है जी। 4 मेंबर बेंच अगर 4-0 भी करे, जी। 4-0, जी। तो वो 3-2 के फैसले को बरतरफ नहीं कर सकते। ठीक, इसलिए नया बेंच बनाना ही होगा। जी सही है, चलिए बिल्कुल सही है। शैला रज़ा साहबा, ये सारी पेचीदगी इसलिए हुई है कि एक ऑर्डिनेंस आया है। पार्लियामेंट के पास ये रास्ता मौजूद था कि ये अमेंडमेंट ले आती, पार्लियामेंट ने ये करने के बजाय ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों हुआ है, सदाती ऑर्डिनेंस के जरिए? अच्छा, ऑर्डिनेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यही पार्लियामेंट लाई हो। ऑर्डिनेंस आते रहते हैं, मसाइल होते हैं। असल जो बात है वो ये है कि एक बहुत अहम 63A जी, जिस ये तकरीबन पास हुई 7 सितंबर 2022। जी। ठीक है, इस पे फैसला आया और उस वक्त जो लोगों की राय थी वो ये था कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, रीराइट किया गया है आइन को, और यहाँ तक के कि बगैर इलेक्शन हुए एक वजीर आला मुंतखब करके थोप दिया गया असेंबली में। तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। आपने जो है फैसला दिया था, उस वक्त काफ़ी हम ख्याल लोग हुआ करते थे, और इसकी आप नजर सानी केस सुन सकते थे ना, दोबारा यही फैसला दे देते, कोई किसी ने मना तो नहीं किया था, क्योंकि आपकी तो मर्जी थी कि किस वक्त कौन सा बेंच बनाना है, किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना, ऑडियो लीक को नहीं सुनना है, और क्या कहते हैं, ऑडियो लीक को नहीं सुनना है, जस्टिस इन्वॉल्वमेंट को नहीं सुनना है। तो आपने ये सारे जना एक तरफ डाल दिए, और ये इतनी अहम आपका आर्टिकल जिससे हुकूमतें बनती हैं, गिरती हैं, उससे फैसले होते हैं, इसको आपने अपनी मर्जी से लिख ला के डाल दिया। तो अपने किरदार देखें सब लोग। नहीं तो उसके बाद फिर आप लाए थे ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लेकर आए थे, ताकि ये इख्तियार चीफ जस्टिस के हाथ में ना रहे, और वो आपने किया, और उसके बाद फिर चीजें बहुत बेहतर हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज फिर आपने इख्तियार दोबारा चीफ जस्टिस को दे दिया, लेकिन इस मरतबा सदाती ऑर्डिनेंस के जरिए दिया। तो कुछ करना है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहस चल रही है ना, को इसी तरह रहने दें कि जिसका दिल चाहे लिख ले। हमने कुछ करना है ना, हमारा क्या काम है? अगर हमने नहीं करना और हमें जो है इन चीजों से रोका जाएगा तो हम भी कोई मुतबादिल रास्ता, आपका काम है तो आप ही को करना चाहिए ना। सदाती ऑर्डिनेंस क्यों है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? तो ये बहस चल रही है ना। तो हमारे पास जो करने का तरीक़ाकार है इस वक्त यही है, क्योंकि हमें जो है अपने तरीके से रोका जा रहा है और मुसलसल रोका जाता रहा है। आपने एक जो है सूबे की हुकूमत बना दी इस तरह, आप जो दिल चाहे वो कर रहे हैं, जो दिल चाहे कर रहे हैं, और हम ख्याल हो रहे हैं कभी 17 सहेलियां बैठ जाती थी बकौल आसमा जहांगीर साहिबा के, कि 17 सहेलियां बैठ के फैसले कर रही हैं, कभी कोई कर रहा है। तो हुकूमत को भी अपना रास्ता निकालना है, इसको सही करना है, और ये करेंगे। जब हमें आइनी अमेंडमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए जो एक दरकार है, नंबर ऑफ गेम, वो नहीं है, तो फिर हमें भी जो है ये सबको नजर आ रहा है कि गलत बात थी 63A को जिस तरह और से हॉर्स ट्रेडिंग ठीक थी। देखिए, मतलब ये फैसला भी तो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए शायद दिया गया होगा। एक तरीका है कि अगर किसी मेंबर ने वोट डाला है, उसने वोट डाल दिया, उसकी मेंबरशिप खत्म, जाए दोबारा से जाके लेकर आए, अवाम से अपना मैंडेट लेकर आए दोबारा। ये तरीका सही है। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह इसके बरक्स थी। लेकिन इश्तियाक खान साहब, ये बताइए कि आज बड़ा अहम सवाल चीफ जस्टिस ने और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि जब तक एक ऑर्डिनेंस मुअत्तल नहीं हुआ किसी भी हाई कोर्ट से या किसी भी अदालत से, तो तब तक वो बरकरार है, और जब वो बरकरार है तो उसके मुताबिक ही मामला चलेगा, और वो ऑर्डिनेंस सही है या गलत है उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन उस ऑर्डर को मानना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। उसी के मुताबिक कमेटी बनी है और उसी कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है, तो एतराज क्या है? कि अभी बात हो रही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी आइन की तशरीह करती है, किसी आर्टिकल की, तो हुकूमत कहती है कि जी हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। आइन का मतलब ये नहीं है, और ना ही पार्लियामेंट का ये मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फ्रस्ट्रेट करें। रादर एक आइन का मैंडेट जो है वो दिया हुआ है पार्लियामेंट को, और वो मुंतखब पार्लियामेंट को दिया हुआ है, फॉर्म 47 की पार्लियामेंट को नहीं है।
पहली बात। दूसरा, इन्होंने इसीलिए जो ऑर्डिनेंस का रास्ता इख्तियार किया, वो ऑर्डिनेंस का रास्ता इसलिए इख्तियार किया कि ये चाहते थे कि, और काजी सर ये साहब तो जो है इंटेंशन वो की बात कर रहे हैं ना आप, मैं तो आपसे लीगल क्वेश्चन कर रहा हूं। ये इंटेंशन तो इश्तियाक साहब हो सकता है गलत हो सकता है कि इंटेंशन वही हो कि इन्होंने एक आईनी तरमीम मंजूर करवानी है, लेकिन ऑर्डिनेंस भी तो एक कानूनी चीज ही है। शैला साहब ये कहती हैं जी, मैं इसीलिए उनके इस सवाल का जवाब दे रहा था कि ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट नहीं है इन सेशन, ये तो रात के 11 बजे भी और 3 बजे भी पार्लियामेंट का सेशन बुला लेते हैं, तो क्यों नहीं एक्ट पास कर लिया? अगर एक्ट में ही तरमीम रिक्वायर्ड थी तो उसमें आप पार्लियामेंट का इजलास बुला के कर लेते, जो कि इनके पास इख्तियार था। यही काजी फायजी साहब कह चुके हैं कि ऑर्डिनेंस के जरिए से ना हुकूमतें चलती हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। अब उसके ऊपर सर ऑर्डिनेंस भी तो एक कानूनी चीज ही है ना, वो एग्जिस्ट तो करती है ना हमारे यहाँ लॉ में। सर हमारे यहाँ करती है, बट दैट इज नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड। कानून की जुबान में, आइन की जुबान में पार्लियामेंट अगर एग्जिस्ट ना करता हो, उसका सेशन बुलाया ना जा सकता हो, उसमें कोई इनएबिलिटी हो, तो फिर तो आप ऑर्डिनेंस ले आए। आप रातों रात जिस तरह से आईनी तरामीम करना चाहते थे, इसी तरह से रातों रात आपने ऑर्डिनेंस दिया, ऑर्डिनेंस पे साइन हुए, ऑर्डिनेंस पे साइन करवा के मंसूर अपना मुनीब अख्तर साहब को उसमें से निकाल के अगली कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। इसके ऊपर फुल कोर्ट होना है। फुल कोर्ट होके इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो ऑर्डिनेंस की शिक भी है, उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि जी सीनियर तो नहीं दिया। जो सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आज अली जफर साहब ने भी की कि आप फुल कोर्ट की कमेटी बना के वो फैसला करें कि ऑर्डिनेंस का क्या करना है, या तो उस पर काजी फायजा साहब ने पूछा कि कानून में कहां लिखा है कि इस पर फुल कोर्ट बैठना है? कोई नजीर नहीं है, कोई इसकी नजीर भी नहीं है। देखिए सुप्रीम आप तो तीन बिठा देते, तीन जजेस बिठाते। कोर्ट का प्रोसीजर जो है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल करने का इख्तियार आईनी तौर पे आप देखेंगे तो उस पे इख्तियार नहीं है। पार्लियामेंट किसी एक्ट के तहत कर सकती, लेकिन प्रोसीजर एक्ट लेजिटिमाइज हो गया बाय वर्च्यू ऑफ द जजमेंट पास बाय सुप्रीम कोर्ट। जब उसके जरिए से वो लेजिटिमेट हो गया तो फिर उसको आपने सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट की निगेशन की जब आपने ऑर्डिनेंस दिया। ये उस जजमेंट के तहत ये लेजिटिमाइज हुआ है ये एक्ट, और इसके लिए आप मैंने जो किया है कि वो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को सबोताज करके इस तरह से। चलिए शैला साहब इसको रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं। इश्तियाक साहब जो बातें आपने की हैं, मैं शैला साहबा की तरफ आते हुए एक छोटा सा ब्रेक अगर आप मुझे लेने दें, मैं ब्रेक लेकर वापस आ जाता हूँ जी। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे कि आज कुछ लोगों की राय में इस बेंच को बैठना ही नहीं चाहिए था। जब बेंच पूरा नहीं था तो 4 जजेस आए क्यों, बैठे क्यों, क्या ये सही हुआ या नहीं? मुनीर मलिक साहब की तरफ जाने से पहले मैं शैला साहब आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे इश्तियाक खान साहब को। अच्छा देखिए, इन्होंने जो बात की उसमें आपने भी लफ्ज इंटेंशन इस्तेमाल किया। जहां तक इन्होंने बात की फॉर्म 47 की हुकूमत की, आपने उसे रियलाइज़ किया है, आप उस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, आपको जो जगह आवाम ने दी है आप उन जगहों पे बैठते हैं, आपने उस पार्लियामेंट के सारे आइनी जो रुतबे हैं उनमें आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया है। तो आप हमें ना बताएं, आपके पास तो इतने इख्तियारात थे कि अगर आपको एक जो है एक्ट भी पास, बिल भी पास कराना होता था तो आपके लिए फोन खड़काए जाते थे आपके एमएनएस को। फिर भी आप अपने नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो फॉर्म 47 की हुकूमत के जो बकौल आपके के ऑर्डिनेंस ज्यादा हैं, या आप जो सब एक पेज पे थे और आप तो थर्ड ऑप्शन थे, आरटीएस बिठा के लाए थे, उसके ऑर्डिनेंस ज्यादा है। सही है। तो ऑर्डिनेंस आप कह रहे हैं कि पीटीए के ज़माने में बहुत ज़्यादा आए थे, बिल्कुल सही है। मुनीर मलिक साहब ये फरमाइए सर कि आज जो बेंच बैठा 5 मेंबर्स बेंच था, आमतौर पे हम देखते हैं कि अगर एक जज बीमार हो जाएं या रुखसत पर हों या किसी भी वजह से वो बेंच का हिस्सा ना बन पा रहे हों तो वो बेंच फिर बैठता ही नहीं है, कॉजलेस मनसूख हो जाती है। लेकिन आज बाकी के 4 जजेस आए और अदालत में बैठे और बैठकर उन्होंने उस खत का भी जिक्र किया और पढ़ के सुनाया और फिर इस पर वजाहत भी की और कमेंट भी किया। आपके ख्याल में इस बेंच को बैठना चाहिए था या बैठना ही नहीं चाहिए था? माशाल्लाह शैला रजा, उनका तबसरा बड़ा जबरदस्त था। मैं 1-2 बातें अपने आइन के आर्टिकल 19 के हक में पहले कहना चाहता हूँ।
जी देखें, आर्टिकल 89 पाकिस्तान की आइन का ये कहता है, जी when emergency situation exists, जी the president may make an ordinance. ठीक है? जी इसमें माजी में हमारा सुप्रीम कोर्ट हमेशा हमेशा एग्जीक्यूटिव के ताबे रहा है। उसने कभी ये नहीं पूछा कि व्हाट आर द इमरजेंसी सिचुएशन दैट एग्जिस्ट। उसने हमेशा ये ऑर्डिनेंस का कानून ये कॉलोनियल जमाने का है, को पता है। ये 18वीं तरमीम के अंदर भी इन्होंने ये नहीं कहा कि ये रीजंस जस्टिसेबल होंगे कि क्या इमरजेंसी सिचुएशन है या नहीं है। इसका मतलब ये है, आज आप पार्लियामेंट बुला लें, वो 10 दिन इजलास करे, उसको 3:30 बजे प्रोरोग कर दें और 4:30 बजे एक इमरजेंसी सिचुएशन एग्जिस्ट हो गई। जी तो मैं असूली तौर पे इस ऑर्डिनेंस की मुखालिफत करता हूं। ठीक ठीक है, लेकिन ये तो लॉ है, जी ये सुप्रीम कोर्ट के माजी के अपने फैसलों की वजह से लॉ है। ठीक ठीक है, तो कानून पे अमल करना तो मेरा भी फर्ज है, आपका भी फर्ज है, मोहतरमा शैला रजा का भी फर्ज है, जी काजी फायज ईसा का भी फर्ज है, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का भी फर्ज है। सही। तो या तो हम ये कहें कि ये ऑर्डिनेंस सस्पेंड हो गया है, ये कानून नहीं है, फिर तो आगे बात चल सकती है। ठीक लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेयर्ड लॉ ये है कि ऑर्डिनेंस का प्रोमलगेशन इज नॉट जस्टिसेबल, मैं तो इसके बिल्कुल मुखालिफ हूं। सही जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा कि जस्टिसेबल है, तो अल्लाह करे मैं उस केस में वकील हूं। सही है। लेकिन तब तक तो ये लॉ है ना, जी तब तक लॉ तो है, ये लॉ है। बिल्कुल सही है। मुनीब भाई साहब, तो आपने जैसे कि बार बार ये कहा कि आपकी नज़र से नहीं गुजरा है जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का ख़त है या उन्होंने रिक्यूज़ल के हवाले से क्या कहा है, तो मैं 2 लाइनें अगर आपके लिए पढ़ दूं तो आप शायद उस पर और भी कमेंट कर सकें। ख़त के आखिरी 3 लाइनें हैं जिसमें वो कहते हैं कि इट मे बी नोटेड दैट दिस इज़ नॉट अ रिक्यूज़ल एंड माई प्रेजेंट inability should not be misrepresented as such. Please ensure that this note is placed on the file of the CRP so as to become the part of the record. जो कि चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा ये रिकॉर्ड का हिस्सा तो नहीं बनाई जा सकती। तो ये लाइंस उन्होंने लिखी हैं। उसका मतलब सादे अल्फाज में ये है कि वो इस बेंच को नहीं मानते। जी इस बेंच को नहीं मानते। देखे ना जी 1 मिनट, जब काजी वो जो आपने वो फैसला पढ़ा था ना, जिसमें अभी फैसला आया है, जिसमें फायजी साहब ने लिखा था कि बल्कि मंसूर अली शाह का फैसला है जी वो गालिबन नैब ऑर्डिनेंस का फैसला था। जी मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ अपनी याददाश्त में। उसमें उसने कहा था कि ये हमको नहीं सुनना चाहिए। जी फिर नैब के उस केस की रिव्यू थी या अपील थी, अब ये मुझे नहीं पता है। उसके अंदर ये कहा गया कि अगर वो उस बेंच से अपने आप को हटा लेते तो फिर वो फैसला ही ना होता। ठीक है, मुनीब अख्तर साहब ने यही किया है। ठीक है, इसलिए मेरी दानिश में एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट
होना पड़ेगा। ठीक है सर, अब इसमें कॉम्प्लिकेशन ये है मुनीब भाई साहब के जस्टिस मुनीब ऑथर जज भी हैं और नजर सानी जब किसी केस की सुननी है तो उसमें ऑथर जज का मौजूद होना जरूरी है। ये कानून में कहीं नहीं लिखा अच्छा, कि ऑथर जज जो है वो रिटायर हो गया तो क्या होता। हाँ, फर्ज मर जाता, कीजिए, मर जाता तो देखे, ठीक है, ये जुडिशियल प्रोप्राइटी है, ठीक ठीक है, कि उसको होना चाहिए जिसने लिखा है, जी, लेकिन ये कानून नहीं है। कानून और प्रोप्राइटी में दो फर्क हैं, ठीक ठीक है। अब अगर मुनीब अख्तर साहब जो है वो अपने आप को रिक्यूज करते हैं तो बेंच टूट गया। जी, वो कहते हैं मैंने रिक्यूज नहीं किया, मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं हूं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट तो पैरालाइज नहीं हो सकता ना, उसको तो काम करना है, ठीक, ठीक है। बिल्कुल सही है। आप कहने हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूट सवाल करना ही आपका? पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। आपने ये आपने कहा, तो अब ये मामला मगर आगे कैसे बढ़ेगा अगर इश्तियाक खान साहब? देखें, जी, अव्वल तो शेला रजा साहबा कॉन्स्टिट्यूशन पे वो सुधारा जानती हैं, सर इन लोगों ने तो बनाया है ठीक है, मैंने तो नहीं बनाया। हाँ, नहीं नहीं, यही है पार्लियामेंटेरियंस, जी इन जी लोगों सही ने बात बनाया है। जी, हम लोग तो खाली बैठे हैं तशरीह करने के लिए कि इनका मतलब क्या था, इनका मतलब ये था या इनका मतलब ये था या इनका मतलब ये था, सही, ठीक है। हम ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एज अ वकील जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या बोलते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स ये बोलते हैं, अभी तकलीफ दे बात होगी, ठीक, लेकिन आपको याद है जुल्फिकार अली भुट्टो का मर्डर ट्रायल, जी, उसमें जस्टिस वहीदुद्दीन साहब जो है वो बीमार हो गए थे, लेकिन फैसला तो फिर भी आया, उनको फांसी लग गई, जी, उसका क्या हुआ। बिल्कुल ठीक है। आप फरमा रहे हैं कि मुंजमद तो नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट को, इसके काम को बहरहाल आगे तो बढ़ना ही है। तो अभी ये आपको ये राय नजर आ रही है, आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है? बिल्कुल ठीक, केस पढ़े, उस केस में ये आर्ग्यूमेंट है जी, that the recusal of a judge or his illness or his unfitness will not paralyze the Supreme Court. राइट सर। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं, सरबराह पॉलिसी थिंक टैंक तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत अरसे के बाद आप तशरीफ लाए हैं, दराज के बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर आपका बहुत शुक्रिया। बीच में जाहिर है बहुत सारे ऐसे आप गिरफ्तार भी रहे और उसके बाद आपसे मुलाकात हो रही है। लेकिन मैं शुरू करना चाहूँगा रऊफ हसन साहब, एक अभी मैं तरदीद भी देख रहा था, लेकिन मैं चाहूँगा आप दोबारा इस पर बता दीजिए कि ये खबरें चली हैं कि आज खान साहब ने बड़ा बरहमी का इजहार किया है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ था अभी आपका लास्ट वीकेंड पे, इसको यहाँ लियाकत बाग क्यों नहीं पहुंचने दिया गया और किसने इसको मुलतवी किया, और बताया गया कि बैरिस्टर गौहर ने किया है। तो खान साहब बड़े गुस्सा हुए और कहा कि बैरिस्टर गौहर तो बुज़दिल आदमी, इनको हटा देना चाहिए। क्या ऐसा हुआ है? अभी वकास ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने इसकी तरदीद की है। चूँकि हमारा डायरेक्ट लिंक जो है खान साहब के साथ नहीं है, मुझे 5 हफ्तों से मैं जाता हूँ हर जुमेरात को, जो हमारा डे है हाई कोर्ट ने हमारे लिए डेजिग्नेट किया हुआ, 4-5 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमें भेज देते हैं मुलाकात के। तो इसलिए मेरी जो डिपेंडेंस है वो उन स्टेटमेंट्स के ऊपर है जो कि दिया, जो तो वकास आई थिंक इज अ क्रेडिबल पर्सन देयर, उन्होंने तरदीद कर दी इसकी। तो ये बात हुई ही नहीं है, कोई मिस रिपोर्ट हुआ है? मतलब उन्होंने यही कहा है कि जी नहीं हुआ। तो लाजमी बात है कि चूंकि अब प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस किस्म की जो बयानबाजी है, इस किस्म की स्पेकुलेशन और भी आएगी। तो आपके इल्म में है कि खान साहब ने इस प्रोटेस्ट को कामयाब करार दिया है, कि ये कामयाब एहतजाज था तहरीक इंसाफ का, या वो समझते हैं कि नहीं कमजोरी रह गई इसमें कोई? देखिए, दुनिया ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, जो भी हुआ है
मेरा ख्याल वो तो अनप्रेसिडेंटेड था, यू नो, कि इतनी शॉर्ट कॉल के ऊपर हम लोगों ने 10-15 दिन 20 दिन की कॉल नहीं दी थी, हमने तो एक दिन की भी, एक पूरा 24 घंटे की भी कॉल नहीं थी। तो उसके बाद जो कुछ हुआ, आई थिंक दैट वाज मोर देन सक्सेसफुल। क्या आपका एहतजाज इसलिए कामयाब हुआ कि इसको कंटेनर्स लगा के हर तरफ से सील कर दिया गया था और एक माहौल पहले से ही बन गया, कंट्रीब्यूट किया गया है हुकूमत की पॉलिसी ने? देखिए, उस दिन अगर हमारे पास कोई एक भी बंदा ना आता ना, तो फिर भी मैं कहता कि मेरा एहतजाज जो है वो कामयाब है। बिकॉज अगर एक पूरा शहर क्लैम्प डाउन कर दिया आपने, उसको बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, लोग अपने घरों तक कैद होकर रह गए हैं, तो फिर तो मतलब एहतजाज तो कामयाब हो गया ना। लेकिन हमारे तो लोग भी जौक दर जौक आए, उन्होंने जो कुछ किया, जिस तरीके से वो लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश करते रहे, पहुँचे, वो भी एक आई थिंक नाकाबिले यकीन एक रियलिटी है जी। आज जो इससे पहले इस्तिंजानी जलसा हुआ था लाहौर से भी पहले, उसमें जो तकरीरें हुई थी, आज उस पर भी आपके इल्म में आ गया होगा कि मुकदमा दर्ज करने का ऐलान हो गया और उसमें भी जो सेक्शन लगाए जा रहे हैं वो सेक्शन नाकाबिले ज़मानत हैं और उसमें जो है वो गालिबन 195 है। तो ये अब उसमें बगावत का मुकदमा दर्ज हो रहा है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, जिसमें अली मीन गंडापुर भी शामिल है। असद साहब, मैं बड़ी फ्रैंकली आपसे बात करूंगा, यहाँ आपके प्रोग्राम में आपने आज बुलाया है। मैं समझ रहा था कि कुछ सैनिटी जो है वो आ जाएगी, हर तरफ सैनिटी आनी चाहिए, हर तरफ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हम जिस डायरेक्शन में, जिस समत में हम मुल्क को पुश कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन नहीं है, और ये कि जी उसकी समत को चेंज करने की कोशिश है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोगों की आती है, सब और ये नहीं हुआ। लेकिन ये बगावत के मुकदमे दर्ज करना या मुझ जैसे शख्स को एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में उसका जिम्मेदार ठहराना, या और लोगों के ऊपर जो भी मुकदमात हैं, मैं उसमें नहीं, लेट्स नॉट गेट इनटू दोस डिटेल्स। आई थिंक ये कोई अच्छा मैसेज जो है वो पीछे नहीं रह रहा। जो ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा नहीं कर सके, पिछले 2-2.25 साल से लगे हुए हैं। अब मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि सिमत दुरुस्त करने की कोशिश करें, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं स्टेट कर रहा हूँ कि उसमें हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम भी कंट्रीब्यूट करें उस सिमत को दुरुस्त करने में। मुल्क ऐसे नहीं बनते, रियासतें ऐसे नहीं चल सकती, हम आगे नहीं बढ़ सकते, और चैलेंजेस जो हैं वो हमारे लिए बढ़ते जा रहे हैं। सो मेरी इसको डायरेक्टली इसके ऊपर, मगर रियासत और हुकूमत तो शायद ये सोच रही है कि तहरीक इंसाफ को डील करने का यही एक तरीका है जिस तरीके से उनको डील किया जाना चाहिए, मुकदमात बनाएं और एहतजाज न करने दें, रोकें जिस हद तक रोका जा सकता है। कब तक रोकेंगे? अब कितना रोक लिया इन्होंने, संजानी में आपने देख लिया, लाहौर में देख लिया आपने, पिंडी में देख लिया। लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने आपको रोक लिया, आपको अली मीन गंडापुर को वहाँ पे जलसा गाह में नहीं पहुँचने दिया, इस मरतबा लियाकत बाग नहीं पहुँचने दिया, उनके ख्याल में तो उन्होंने रोका। देखिए, अली मीन गंडापुर साहब ने जो फैसला किया था वापस जाने का, इंतहाई सगेशियस फैसला था, इंतहाई अक्लमंद फैसला था, क्योंकि उस वक्त डायरेक्ट बुलेट्स जो हैं वो चल रही थी और उनको काफिले के ऊपर बुलेट्स चलाई गई हैं, और वो कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। आई होप ऑल ऑफ देम रिकवर क्विकली। मुझे तो पता चल नहीं, मेरा तो सवाल है उनके साथ, बड़ा इंतहाई मुअद्दबाना सवाल है कि जी आप पीटीआई को 2-2.25 साल में अगर ख़त्म नहीं आप कर सके, और बहुत कुछ, फिर मैं उस नरेशन में नहीं जाऊंगा जो कुछ हुआ हमारे साथ, तो अब क्या, अब जबकि हम और ज्यादा पावरफुल। ये तो खैर साद रफीक ने भी बयान दिया कि ना हमें कोई खत्म कर सका, ना हम किसी और सियासी जमात को खत्म कर सकते हैं, ये उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब ने आपने कहा कि बहुत समझदाराना फैसला किया कि वापस जाना चाहिए, लेकिन वापस जाने के बाद जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये समझदाराना फैसला मैंने आखिरी मर्तबा किया है। क्या आखिरी मर्तबा उन्होंने ये फैसला किया वापस जाने का? आइंदा ऐसी सिचुएशन होगी तो वापस नहीं जाएंगे वो? असद साहब, देखिए, जुल्म और जबर जब हद से बढ़ता है तो फिर रेजिस्टेंस जो है वो एक्सेंचुएट होती है, वो बढ़ती है। अब जो 2-2.25 साल से पीटीआई के ऊपर हो रहा है, उसके बाद ये नहज पे तो पहुंचना था हमने, और क्यों नहीं उनको आने दिया गया, क्यों नहीं आने दिया गया, क्यों शहर बंद किए जा रहे हैं, क्यों हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स वक्त के ऊपर नहीं दिए जा रहे हैं, क्यों 6 महीने से हमारे सब जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट्स किए हैं डिप्टी कमिश्नर्स को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, क्यों हमें एक दफ़ा भी इजाज़त नहीं दी थी जलसे की, क्यों हमसे इतना शफ़क़त, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार का इजहार सिर्फ हम ही से क्यों है? तो ये जब आप जुल्म और जबर की सब तमाम हदें अबूर करते हैं ना, तो फिर रेजिस्टेंस आती है, और वो रेजिस्टेंस जो है पहले वो वोकल नहीं होती, लेकिन उसके बाद वो वोकल भी हो जाती है। हम उस स्टेज से अब गुजर रहे हैं। मैं इसीलिए पहले आपसे अर्ज़ की थी कि हमें चाहिए कि हम इस रियासत की सिमत को दुरुस्त करें। पीटीआई को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आई थिंक अब तक ये 3-4 जलसों के बाद ये बात सब पे आश्कारा हो जानी चाहिए कि पीटीआई ख़त्म नहीं होगी, बल्कि जितना दबाएंगे उतना उभरेगी, उतना ज़्यादा पॉपुलर होगी। बैठ जाइए, बात कीजिए, मुल्क को ज़रूरत है इसकी,
रियासत को ज़रूरत है, आवाम को ज़रूरत है। मैं इसी का बार बार मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन इससे ये लड़ने का ये खर्चा, आपकी बात है बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इससे ये खदशा भी तो पैदा हो रहा है ना कि जब आपने आज नया शेड्यूल दे दिया है अगले मुख्तलिफ शहरों में जलसे का, और उसमें से 4 तारीख को आप यहाँ डी चौक भी आ रहे हैं, तो 4 तारीख को जब डी चौक आएंगे, और आज हमने सुना है कि खान साहब ने कहा है कि अब एहतजाज को ख़त्म करके नहीं जाना, हर सूरत डी चौक पहुँचना चाहे 2 दिन लग जाएं, तो फिर ऐसे में तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है अगर ऐसे यही रद्दअमल आता है पंजाब हुकूमत की या वफाकी हुकूमत की तरफ से। असद साहब, मैं एक काउंटर क्वेरी रेस करूंगा कि इस नहज तक पहुंचे क्यों हैं हम, किसने पहुंचाया है? 2.25 साल से आपने हमारे थ्रॉटल किया है, हमारे गलों के ऊपर आपने शिकंजा कसा हुआ है, थ्रॉटल किया हुआ है। क्यों? 9 मई की बात है, इंतहाई अफसोसनाक है जो कुछ भी तब हुआ, लेकिन हर आइन पसंद, जमहूरियत पसंद माशरे में की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्या आपने उसकी एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कराई? क्या आपने जुडिशल कमीशन बनाया कि ये गर्दाना जाए कि कौन जिम्मेदार हैं, ताकि उनको सजा दी जाए? मसला बरी करना होता है ना, दफन करना। जब आपने एक इतनी बड़ा एक हैपनिंग हो गया, बड़ा एक अनफॉर्चुनेट ट्रेजिक हैपनिंग हुई है, तो उसको दफन करना होता है। लेकिन उसमें वो कहते हैं कि दफन करने के लिए जरूरी है कि आप सच्चे दिल से माफी मांगे। आप सर, माफी उस वक्त आप कहें कि ये गलती हो गई है, माफी चाहते हैं, आगे बढ़े। हमने कहा है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन माफी मांगने से पहले एक स्टेप है ना, वो कानून का तकाजा है कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। आप उसके ऊपर, हमने कहा है कि जी आप एक कमीशन बना दीजिए, एम्पावर कर दीजिए उसको, और वो तमाम शवाहिद इकट्ठे करके देखे कि किसने क्या किया, कौन जिम्मेदार है। अगर हमें जिम्मेदार ठहराया जाएगा पीटीआई को या किसी को, तो माफ़ी मांग लेंगे हम, लेकिन पहले उसके जो कवायद व ज़वाबत हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको तो पूरा करें ना। एक आपकी जमात के अंदर भी एक थॉट ये है, कुछ लोगों से हमारी मुलाकात होती है, वो समझते हैं कि इतना ज़्यादा एहतजाज करना इससे कारकुनों को शायद आप थका ना दें। यानी ऐसा तो नहीं होगा कि लोग कारकुनान थक जाएं, कितना अरसा मार खा सकते हैं, कितना अरसा टीयर गैसिंग वो सह सकते हैं। तो ये क्या पॉलिसी ठीक है पीटीआई की? मैं हर कमेटी में हूँ, मीटिंग अटेंड करता हूँ, मैंने ये फीलिंग आज पहली दफ़ा नहीं सुनी। अच्छा, तो मैं इसके ऊपर कमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है, क्योंकि ये नहीं है हमारा जो वर्कर है। देखिए, उसके स्पेसिफिक्स डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो वर्कर है वो जवान आदमी है। इस वक्त जो हमारा नेशनल असेंबली में लोग गए हुए हैं ना, मोर देन 50% ऑफ देम आर फर्स्ट टाइमर्स एंड दे आर अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज। तो खान साहब ने जो लीडरशिप है ना, वो जवानों को पास की है, और वो आएंगे, आप देखेंगे आइंदा जो इलेक्शन में देखिए कितने लोग, जो जवान लोग आते हैं, और ये लोग, इनका जो जज्बा है वो इनको थकने नहीं देगा। आप चलिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपका स्पेशल अरेंज करता हूँ कभी। अब जो अगला एहतजाज हो, आई होप एंड प्रे कि सब पीसफुल रहे, सब पीसफुल रहे, ये हमारी ख्वाहिश है और हमारी पूरी कोशिश भी होगी। आप जाके उनसे खुद बात करें, उन लोगों से बात करें। वो तो कुछ और ही कहते हैं, ये तो खान की ज़ात है जिन्होंने कंटेन करके रखा हुआ। बहुत 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 हिम्मत करके उन्होंने कंटेन किया हुआ है। अदरवाइज तो अगर उनको आप छोड़ेंगे तो अल्लाह ना करे तो कुछ और हो जाता। सही है। राउफ साहब, ये बताइए कि आईनी तरमीम हो रही है, हुकूमत का कहना तो यही है, हमारा कहना डिफरेंट है। हम तो पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरी सख्त हमारी है, पूरी हमारी एनर्जी उस तरफ डिवोटेड है। मौलाना फजल रहमान किसके साथ है? मौलाना फजल रहमान साहब 2 दिन पहले तक, बल्कि कल तक, वो कह रहे हैं जी कि इस पार्लियामेंट में इसकी लेजिटिमेसी ही नहीं है कि वो इस किस्म की कोई तरमीम कर सके। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।